रेगिस्तान की खामोशी के पीछे एक आग सुलग रही है। मिडिल ईस्ट के सन्नाटे के नीचे एक बारूदी तपिश धधक रही है। एक ऐसी आग जो सिर्फ तेल के कुओं की नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की सल्तनत की नींव को झुलसाने निकली है। रात के अंधेरे में आसमान से कुछ उतरा, ना आवाज ना आहट, बस एक धमाका और फिर लंबी खामोशी। निशाना था नज़ान, निशाना था वो एयरपोर्ट जिसे सऊदी फौज अपनी सबसे महफूज जगहों में गिनती थी, और निशाना था वो कंपनी जिसके एक इशारे पर दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच जाती है, सऊदी अरामको। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। यह कहानी उस खामोशी की है जो हमले के बाद रियाद के महलों से निकली। यह कहानी है उन दोस्तों की जो ऐन वक्त पर मुंह फेर गए। यह कहानी उस साए की जो हजारों किलोमीटर दूर तेहरान से यमन के रेगिस्तान तक फैला हुआ है। सवाल यह नहीं कि हमला किसने किया है, सवाल यह कि जब सऊदी पर आफत आई तो मक्का एग्रीमेंट वाले उसके वो दोस्त कहां थे जिन्होंने कुछ महीने पहले इस्लाम के सबसे पवित्र शहर में कसम खाई थी कि मरते दम तक एक दूसरे की रक्षा करेंगे। यानी सऊदी, पाकिस्तान और टर्की और वो मक्का एग्रीमेंट। क्या ये दोस्ती, ये समझौता सिर्फ कागजी था? क्या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी? क्या सिर्फ ये अमेरिका के इशारे पर एक ड्रामा था जिसकी चमक हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन्स ने बुझा दी? हम आपको ले चलेंगे उस जंग के अंदर जो सतह पर नहीं दिख रही, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा रही है। कौन है हूती विद्रोही? सऊदी से उनकी दुश्मनी की जड़ें कहां है? मक्का समझौता क्या है? कौन सा वो समुद्री रास्ता है जिस पर कब्जे की कोशिश दुनिया की सांसें रोक सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट के कितने भी देश मिल जाएं, वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बात आज भी हकीकत है, 10 साल पहले भी हकीकत थी, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले भी उतनी ही बड़ी हकीकत थी जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था ही नहीं, जब ये अलग अलग अमीर अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, जिसकी कहानी कल मैंने आपको विस्तार से सुनाई थी। सऊदी अरब को शायद इस वक्त इतनी बड़ी चोट की उम्मीद नहीं थी। यमन की सरजमी से उठे 2 ड्रोन, ना कोई रडार भांप पाया, ना पहले से आगाह हो पाया, सीधे सऊदी की सरहद में घुस गए। वहां जाकर फटे, किसी को शक नहीं था। एक तरफ फौजी ठिकाना जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल समझा जाता था, दूसरी तरफ तेल का साम्राज्य जिसकी बुनियाद पर सऊदी की पूरी माली हैसियत टिकी हुई है। हूती विद्रोहियों ने निशाना इस बार ऐसा चुना जो सिर्फ जमीन पर नहीं, सऊदी की जेब पर, उसकी साख पर, उसके रुतबे पर वार करता है। और सबसे हैरानी की बात, इतने बड़े हमले के बाद भी सऊदी की तरफ से अब तक खामोशी है। ना नुकसान की पुष्टि, ना हताहतों का आंकड़ा, ना कोई बदले की धमकी। यह खामोशी किसी मजबूरी की है या किसी बड़ी रणनीति की, अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना तय है कि खामोशी का मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है, बल्कि यमन की जंग एक बार उस मुहाने पर फिर से खड़ी हुई है जहां से पूरे इलाके की सुरक्षा दांव पर है। और अगर वक्त रहते इसे नहीं रोका गया तो सिर्फ आग नजान तक सीमित नहीं रहेगी, यह आग और ज्यादा भड़केगी। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में कहां कहां तांडव मचाए, हमले की टाइमलाइन क्या है? सऊदी के दक्षिण नजान क्षेत्र में हूतियों ने भयंकर कोहराम मचाया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने हमले की जिम्मेदारी ली। आत्मघाती ड्रोन की फौज से बैक टू बैक 2 घातक ऑपरेशन अंजाम दिए गए। नजान में वेरी सेंसिटिव सैन्य बेस पर सीधा हमला हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की फैसिलिटी पर बमबारी की गई। एक साथ सऊदी के आर्थिक और सैन्य रीढ़ पर बड़ा प्रहार किया गया। यमन बॉर्डर के पास होने के कारण हूतियों के रडार पर नजान अचानक ड्रोन स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट कर दिया गया। सऊदी अरब के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को खुली चुनौती दी गई। वैश्विक क्रूड ऑयल सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा गया। सीमाएं जो हैं इस इलाके की, वहां पर सऊदी सेना की घेरेबंदी कर दी गई। यमन सीमा पर इस वक्त बहुत जबरदस्त टेंशन बताया जा रहा है। अब जानते हैं कि आखिर ये हूती विद्रोही कौन है जो सऊदी जैसी ताकत को बार बार ललकारने की हिम्मत कर रहे हैं। वैसे कोई मामूली बागी गुट नहीं है जिसका कुछ हथियार जिसे बांटकर खड़ा किया गया। ये एक संगठित, अनुशासित और हथियार बंद आंदोलन है।
जिसने यमन के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। पैरेलली ये अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। यहां इनके कायदे कानून लागू हैं। इनके पीछे सिर्फ बंदूक नहीं, एक विचारधारा भी है जो दशकों से यमन के पहाड़ी इलाकों में पल बढ़कर आज एक क्षेत्रीय ताकत बन चुकी है। और सबसे अहम, इनके पीछे एक ताकतवर शय भी है जिसका नाम है ईरान, जो ड्रोन तकनीक में, मिसाइल तकनीक में और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में हर मोर्चे पर इनके साथ खड़ा नजर आता है। और यही वजह है कि यमन की जमीनी लड़ाई, जो कभी सिर्फ एक अंदरूनी गृहयुद्ध लगती थी, अब खाड़ी की एक बड़ी भू राजनीतिक जंग का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका तक के हित आज उलझे हुए हैं। हूती विद्रोही, जिन्हें रेगिस्तान का शहंशाह कहा जाता है, क्या है इनका इतिहास? हूती आंदोलन का आधिकारिक और मुख्य नाम है अंसार अल्लाह। संस्थापक हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर संगठन का नाम हूती पड़ा। संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में बेहद शांत तरीके से संगठन की नींव रखी गई। उत्तरी यमन का पहाड़ी और दुर्गम इलाका सादा प्रांत इस संगठन का मुख्य गढ़ है। मुख्य रूप से जैदी शिया इस्लाम पर आधारित एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन इसे माना जाता है। यमन सरकार के भ्रष्टाचार और सऊदी अरब के बढ़ते धार्मिक प्रभाव के खिलाफ यह लड़ता है। 2014-15 के दरमियान हूतियों ने यमन की राजनीति को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। यमन की राजधानी सना पर धावा बोला और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। मौजूदा दौर में हूतियों का राज कहां है? यमन के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से के एक बड़े भूभाग पर हूतियों की हुकूमत यमन की बहुसंख्यक आबादी और लाल सागर के तटीय इलाकों पर नजर आती है। बैकस्टेज गॉडफादर और बाहरी सपोर्ट, इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा गॉडफादर है ईरान। IRGC पर हूतियों को घातक हथियार देने और ट्रेनिंग देने के आरोप लगते रहे हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोहरा है। हूती खुद को ईरान समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह और गाजा के हमास के साथ साथ मिलकर अमेरिका, इसराइल का ये विरोध करते हैं। इनकी सैन्य क्षमता क्या है कि ये सऊदी को सीधे ललकार रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक मार करने वाली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रडार की नजर से बचकर तबाही मचाने वाली अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल, आत्मघाती कामिकाजी ड्रोन का एक बड़ा जखीरा जो एयर डिफेंस को भी चकमा देता है, लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने के लिए एक बेहद घातक एंटी शिप मिसाइल, पानी के रास्ते चुपके से हमला करने वाले रिमोट कंट्रोल मरीन ड्रोन, लड़ाकू विमानों और ड्रोन को मार गिराने के लिए सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल नेटवर्क, और ईरान से मिले पुर्जों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए खतरनाक तरीके से हथियार में तब्दील करने की ताकत। यह है रेगिस्तान के शहंशाह। यह दुश्मनी रातों रात की नहीं है। इसकी जड़ें एक दशक से ज्यादा पुरानी है और जब तक आप इस दुश्मनी की कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आप आज के हालात को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो कहानी है कि जब यमन में हूतियों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, राजधानी सना पर कब्जा किया और मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो सऊदी अरब को अपनी सरहद पर एक नया ईरान समर्थित खतरा साफ नजर आने लगा। एक ऐसा खतरा जो उसकी दक्षिणी सीमा से सटकर खड़ा था। यही वो मोड़ था जब सऊदी ने चुप बैठने के बजाय एक सैन्य गठबंधन खड़ा किया और यमन में सीधा हस्तक्षेप किया, यह सोचकर कि चंद हफ्तों में हूती विद्रोही घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। बरसों की बमबारी, कड़ी नाकेबंदी और लगातार जंग के बावजूद हूती विद्रोहियों को झुकाया ना जा सका और ना ही मिटाया जा सका। उल्टा 2019 के बाद हूती विद्रोहियों ने खुद पलटवार करते हुए सऊदी की सरजमीन पर हमले शुरू कर दिए और ये हमले हो रहे थे तेल कंपनियों पर, एयरपोर्ट्स पर और सैन्य ठिकानों पर। यानी जंग अब सिर्फ यमन की धरती तक सीमित नहीं थी, यह लड़ाई अब सऊदी के घर तक पहुंच गई थी। एक अस्थायी सुलह की उम्मीद तब जगी जब 2022 में सीजफायर हुआ। दोनों तरफ के हथियार कुछ वक्त के लिए शांत हुए, लेकिन वह सुकून भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया और आग एक बार फिर से सुलगते हुए गोला बनकर तैयार होने लगी। 2014-15 में हूती विद्रोहियों ने यमन में तख्ता पलट कर दिया, चुनी हुई सरकार को बेदखल कर राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इससे सऊदी अरब बौखला गया। सऊदी अरब ने 9 देशों का शक्तिशाली सैन्य संगठन बनाया और हूतियों को रोकने के लिए सऊदी ने जंग छेड़ दी।
2019 में सऊदी के अरामको तेल संयंत्र को और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। हूथी विद्रोहियों ने विनाशकारी ड्रोन और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। 2022 में यूएन ने मध्यस्थता से दोनों के बीच सीजफायर कराई। 2022 और 2024 के बीच सीधे मोर्चे पर बड़ी जंग तो रुकी रही, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी रही। जुलाई 2026 सीजफायर के दरमियान आधिकारिक तौर पर हमला कर दिया हूथी विद्रोहियों ने, और हूथी विद्रोहियों के इलाके सना एयरपोर्ट पर सऊदी ने हमला किया, जिसके बाद यह अग्रीमेंट टूटा हुआ माना गया और एयरपोर्ट पर खुलेआम ईरानी विमान का स्वागत किया गया। हूथियों का यह कदम सऊदी को बेहद नागवार गुजरा और दोनों के बीच भीषण सैन्य टकराव और जमीनी हमले तेज हो गए। सऊदी के व्यापार को ठप करने के लिए हूथियों ने समंदर में सख्त पाबंदी लगाई। हूथियों के रडार पर कमर्शियल जहाज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल रिफाइनरियों को निशाने पर लिया गया। लेकिन आज की तारीख में जब इतने बड़े अटैक हो रहे हैं सऊदी पर, तो सऊदी के दोस्त कहां हैं? कहां है पाकिस्तान और कहां है टर्की? बड़े नाजों के साथ बनाया गया था एक अग्रीमेंट, और कैसे हूथियों ने इस अग्रीमेंट की बैंड बजाकर रख दी, दिखाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े नाजों के साथ बना मक्का एग्रीमेंट जो था, वो मक्का एग्रीमेंट काम नहीं किया और हूथी विद्रोहियों ने सऊदी की बैंड बजा दी। ठीक इस तनाव के बीच जब सऊदी अरब को अपनी सरहदों पर खतरा साफ नजर आने लगा, तो उसने एक नई चाल चली। पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर एक रक्षा समझौता किया, जिसे दुनिया मक्का एग्रीमेंट के नाम से जानती है। मकसद बड़ा और भारी भरकम बताया गया। मुस्लिम देशों की एक ऐसी सुरक्षा दीवार खड़ी करनी जो किसी भी बाहरी खतरे से वक्त पे एक दूसरे की रक्षा करे। युद्ध के समय कंधे से कंधा मिलाकर सारे देश खड़े हो जाएं। बड़े बड़े मंच से बड़े अरमानों के साथ भाईचारे की बात कही गई, कस्में खाई गई, तस्वीरें खिंचवाई गई, तालियां बजवाई गई, मीडिया बुलाया गया, फोटो खिंचवाए गए। लेकिन आज जब ये जो अग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद आप उठा के देख लीजिएगा, 24 घंटे के भीतर हूथी विद्रोहियों ने सऊदी पर हमला किया, और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी पर हूथी विद्रोहियों जो है वो अटैक कर रहे हैं और ड्रोन भी बरसा रहे हैं, तेल के ठिकाने दहल रहे हैं, सैन्य बेसों को निशाना बना रहे हैं। तो कहां गई वो भाईचारे वाली दीवार, वो साझा रक्षा समझौता, वो एक दूसरे के साथ खड़े होने का वादा? इस मुश्किल घड़ी में कहीं कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या यह समझौता सिर्फ फोटो आप, बयानबाजी, कागजी कार्रवाई, या फिर अमेरिका के इशारे पर एक सोची समझी नाटक नौटंकी तक रह गई? या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसी मजबूरी है जो पाकिस्तान और तुर्की को खुलकर सामने आने से रोक रही है? कुछ तो है। हुआ क्या है? हुआ यह कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की मिलकर एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता करते हैं। समझौते के तहत यह तय था कि किसी भी एक देश पर हमला होगा तो तीनों देश मिलकर इससे निपटेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट के साइन होने के 24 घंटे के अंदर ही हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, और अब तक दर्जनों ड्रोन मार चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में। सऊदी पर लगातार हमलों के बावजूद तुर्की और पाकिस्तान खामोश हैं। सहयोगियों के रुख से सऊदी अरब के सुरक्षा नेटवर्क पर भी सवाल है। पाकिस्तान की दुविधा यह है कि वो आर्थिक रूप से बहाल है, वो बगैर चवन्नी के खिसकने के लायक ही नहीं है। जब तक सऊदी उसके कटोरे में कुछ डॉलर नहीं डालेगा, कुछ गोल्ड रिजर्व नहीं डालेगा, तब तक वो 1 इंच नहीं हिल सकता, क्योंकि वहां के जनरल्स के घर कैसे चलें? वहां तो एक मेजर के रिटायर होने पर, एक सूबेदार के रिटायर होने पर मैंने सुना 5 एकड़ जमीन दी जाती है। तो घर में वैसे भी वो कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। अब टर्की का रुख क्या है? टकराव में शामिल होकर अपने हितों को जोखिम में नहीं डालना चाहता। हूथियों का हौसला बुलंद है, मक्का समझौता बेअसर है। लेकिन असली खतरा सिर्फ सऊदी के अंदर नहीं है, न जाने के धमाकों में छिपा नहीं है। असली खतरा उसे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक है। असली खतरा है उस समुद्री रास्ते में जिस पर हूथी विद्रोही अब चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं।
यह कोई मामूली जलमार्ग नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे संवेदनशील कारोबारी रास्तों में से एक है, जहां से रोजाना अरबों डॉलर का तेल, गैस और सामान गुजरता है, जिस पर यूरोप से लेकर एशिया तक की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यमन सरकार के एक मंत्री का दावा है कि हूती इसी स्ट्रेट के किनारे वाले इलाकों में कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर इस रास्ते पर हूती की गिरफ्त ईरान की तरह मजबूत हो गई तो क्या होगा। सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरी दुनिया का व्यापार, कच्चे तेल की सप्लाई, वैश्विक शिपिंग रूट, इस इलाके में सब खतरे में है। एक ऐसा दांव जो पूरी दुनिया की सांसों को रोक सकता है, यानी बाब अल मंदेब स्ट्रेट को चोक कर देना, जो ऑलमोस्ट 75% तक चोक किया जा चुका है। इक्का दुक्का एक आध जहाज अपने ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ करके, अपने जीपीएस नेविगेशन को ऑफ करके यहां से निकल जाए तो यह हो सकता है, लेकिन 75 to 80% शिप्स इस इलाके से नहीं जाना चाहते, क्योंकि हूती विद्रोही डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। बाब अल मंदेब का मतलब पता है क्या आपको? था आंसुओं का द्वार। लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। एक तरफ एशिया का यमन, दूसरी तरफ अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया स्वेज नहर के रास्ते, यूरोप एशिया समुद्री व्यापार की सबसे अहम कड़ी। कच्चे तेल, ईंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। यमन सरकार के मंत्री का दावा है कि तटीय इलाकों पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है हूती, और हूती का कंप्लीट कंट्रोल तटीय इलाके में हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पूरी तरह से ठप होने की आशंका है। सप्लाई चेन टूटने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक स्तर पर आ सकती है भारी मंदी और महंगाई। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की रूट पर खास नजर है। रूट को खुला रखने के लिए लगातार नौसैनिक गश्त और सैन्य ऑपरेशन की बात कही जा रही है, लेकिन इससे हूतियों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। और जैसे सब कुछ कम नहीं था कि हमलों से ठीक कुछ पहले ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने भी अपनी आक्रामक चेतावनी जारी कर दी। सीधा और साफ इशारा, अगर हूतियों ने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया तो सऊदी अरब के लिए हालात संभालना और हूतियों को रोकना पूरी तरह नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई मामूली बयान नहीं था, एक खुली धमकी थी जिसके पीछे तेहरान पूरी ताकत से खड़ा नजर आता है। और फिर ठीक इसी चेतावनी के कुछ घंटों के बाद नजान में हुए ड्रोन हमलों ने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ इत्तफाकन दिया गया बयान नहीं था, यह एक सोची समझी, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ईरान और उसके समर्थित गुट मिलकर सऊदी अरब पर लगातार दबाव बढ़ाने में लगे हैं, जिससे अमेरिका अपने कदम पीछे खींच ले। और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मक्का एग्रीमेंट के साझेदार पाकिस्तान, टर्की की औकात नहीं है कि वो ईरान से दो दो हाथ कर ले, या सऊदी के साथ आकर खड़े हो जाए और ईरान को ऐसा करने से मना करें। चलिए, जुबानी हंगामा तो कर ही सकते हैं, पाकिस्तान और टर्की बयान जारी कर देते हैं। वो हिंदी में बड़ा मशहूर कहावत भी है कि थोथा चना बाजे घना, तो कम से कम ईरान को वार्न तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो वार्न भी नहीं कर पा रहे। तो ये वो स्टोरी थी, कहानी थी जो हेडलाइंस में सिर्फ एक हमले जैसी लगती है। 2 ड्रोन, एक एयरपोर्ट, एक तेल रिफाइनरी कंपनी, लेकिन इसकी परतों पर आपने देखा कि किस तरह से शतरंज के बिसात पर एक एक मोहरे बिछाए गए और बड़े करीने के साथ एक एक चाल चली जा रही है। कहीं कोई वजीर चल रहा है, कहीं कोई घोड़ा चल रहा है, कहीं कोई मंत्री चल रहा है, कहीं कोई ऊंट चल रहा है। और वर्चस्व मिडिल ईस्ट में अब शान और शौकत की है, मिडिल ईस्ट में बादशाहत की है, मिडिल ईस्ट में शहंशाहत की है। सामने खड़ा है अमेरिका, सऊदी और उसके एलाइज, तो दूसरी तरफ है ईरान और उसके प्रॉक्सीज। देखना होगा कि क्या यह मामला सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह जाएगा, या फिर होर्मुज और मांदेब स्ट्रेट पूरी तरीके से बंद करके ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पूरी दुनिया की नसों में बहने वाले तेल को चोक कर देंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।